ये देखो येलो कलर से इस पूरे को मैं कलर किया हूँ। ये साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पूरा येलो कलर है, ठीक है। इस येलो कलर को बोलते हैं हाइलोमियर, ठीक। प्लेटलेट्स के अंदर ये वाला जो साइटोप्लाज्म का जो आउटर मेम्ब्रेन वाला साइटोप्लाज्म है, ये केवल तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये पूरा येलो कलर में दिखाई देगा, ठीक है। ये हाइलोमियर, और हाइलोमियर अपने साथ कंटेन करता है माइक्रोट्यूब्यूल, और दूसरा कंटेन करता है फिलामेंट। हाइलोमियर ये कंटेन करता है माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट, ठीक। और ये वाला जो प्रोटीन है, ये आउटर में सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बगल में, इसको बोलते हैं हम एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन। और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन किसी से मिलकर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है प्लेटलेट्स का, ये वाला जो सेंट्रल पार्ट देखो, व्हाइट कलर से इसको मैं अराउंड किया हूँ। सेंट्रल पार्ट इस पार्ट्स के अकॉर्डिंग डेंस कलर का होता है। इसके कलर के अकॉर्डिंग ये वाला जो एरिया है ये हल्का डार्कर होता है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स के अंदर। अभी देखो इस डार्क कलर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले यहां है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके बगल में जस्ट एक और प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं क्रोमोफोर, नॉट ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोफोर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये एक एक चीज ये है क्या, ठीक। उसके बाद ये फिलामेंट्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स, और ये ट्यूबुल्स हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइलोमियर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। अब देखो जो डेंस कलर वाला पार्ट है प्लेटलेट्स का, इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स, ठीक है, अल्फा ग्रेन्यूल। अब बताओ अल्फा ग्रेन्यूल्स क्या क्या कंटेन करता है। इस ग्रेन्यूल्स के अंदर देखो भाई, ये स्टार शेप में बनाया हूं ना, ये स्टार शेप में ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही बना दिया, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो अल्फा ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन करता है। एक तो बीटा थ्रोम्बोग्लोबुलिन, ठीक। दूसरा करता है प्लेटलेट्स, फैक्टर 4, ठीक। तीसरा जो ये कंटेन करता है वो है ग्लाइकोप्रोटीन, इस अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर आते हैं। और चौथा जो कंटेन करता है प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इस ग्रेन्यूल्स के अंदर प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये भी होता है। और होता है एक और प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, कंटेन करता है, उसको बोलते हैं कैरोटीन, ल्यूसीन, ठीक है, ये प्रोडक्ट कंट्रोल करता है। मैं इस एक्सप्लेन करूंगा ये सब वर्क कैसे करते हैं इस ग्रेन्यूल्स के अंदर, ठीक। दूसरा जो ग्रेन्यूल्स है अल्फा के अंदर, सॉरी डेल्टा, इस डेल्टा ग्रेन्यूल्स को डेंस ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स। इस डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है बोलो, पता है तो। डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर होते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट होता है कैल्शियम, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट होता है सेरोटोनिन, चौथा प्रोडक्ट होता है इसके अंदर फाइब्रिनोजन, ठीक है। और कुछ होता है इसके अंदर। इसके साथ पांचवा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है फॉस्फेट,
जो प्लेटलेट्स के अंदर डेंस ग्रेन्यूल्स है वो कंटेन करता है एडीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन, फाइब्रिनोजन और फॉस्फेट। ठीक है, मैं इनका वर्क बताऊंगा एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करते हैं प्लेटलेट्स के साथ। जो तीसरा ग्रेन्यूल्स है, थर्ड ग्रेन्यूल प्लेटलेट्स के अंदर, उसको बोलते हैं लाइसोसोमल ग्रेन्यूल। ये वाला जो है, ठीक, इसको बोलते हैं लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स। लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स के अंदर भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कैथेस्पीन ए, और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी, दोनों प्रोडक्ट होते हैं लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स के पास। ये टोटल है प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर और उसके अंदर कौन कौन से ग्रेन्यूल्स हैं और उस ग्रेन्यूल्स के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या डिपॉजिट है। ठीक है, डेंस ग्रेन्यूल्स आल्सो कंटेन थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं, ठीक, उस एंजाइम्स को हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। अब प्लेटलेट्स के बारे में जान लो। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है ना, दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। लेकिन कई सारे बुक्स में ये है कि प्लेटलेट्स को सेल नहीं मानते हैं। प्लेटलेट्स ये नॉट अ सेल, सेल है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं? साइट का मतलब होता है सेल, है ना। तो थ्रोम्बोसाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पाया गया ये रिसर्च में कि जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स के लोअर वर्टिब्रा में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर वो प्लेटलेट्स न्यूक्लिएटेड होते हैं। जितने भी मैमल्स हैं उस मैमल्स का लोअर वर्टिब्रा के अंदर जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो सारे न्यूक्लिएटेड हैं, इसलिए उनको न्यूक्लिएटेड होने की वजह से प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला गया। नहीं तो प्लेटलेट सेल नहीं है, प्लेटलेट इज नॉट अ सेल, लेकिन फिर भी इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि लोअर वर्टिब्रा के अंदर न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स हैं, इसीलिए इसको थ्रोम्बोसाइट बोला गया। वहाँ के प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक, और प्लेटलेट्स का अदर फंक्शन है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक, और केस में हेल्प करता है प्लेटलेट्स, बोलते जाओ। मेन इसका फंक्शन है ये क्लॉट में हेल्प करता है, मेन फंक्शन यही है। अगर एंडोथेलियल सेल या ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है तो प्लेटलेट्स वहाँ एक्टिवेट होके और उस पूरे रप्चर एंडोथेलियल सेल्स को रिपेयर करता है, वहाँ एक पुल का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस ना हो। यही है ना। अब वो देखो एग्जैक्टली होता कैसे। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ मिलकर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते कैसे हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अडहियर होता है, एग्रीगेट करता है और एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक प्लेटलेट्स बना लेता हूँ। उस पर दो या काट दो। इस ब्लड वेसल्स ये रप्चर्ड ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ से सारे ब्लड लॉस हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से सारे ब्लड लॉस हो रहे हैं। उस समय जो रप्चर्ड एंडोथेलियल सेल्स है, रप्चर्ड एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल है रप्चर्ड है, ठीक, डैमेज है। ये रप्चर्ड एंडोथेलियल सेल्स ये रिलीज करता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर। प्लेटलेट्स भी रिलीज करता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर और रप्चर्ड एंडोथेलियल सेल भी रिलीज करता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर। मोस्ट ऑफ द केस में बोला गया है कि यहाँ प्लेटलेट्स रिलीज करता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर। तो मान लेते हैं प्लेटलेट्स रिलीज किया वॉन विली ब्रांड फैक्टर, और वो इस रप्चर एंडोथेलियल सेल्स के जस्ट बगल में होता है कोलेजन्स। ठीक है, कोलेजन्स, कनेक्टिव टिश्यू, प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप के फिब्रस प्रोटीन, ये वो सारे कोलेजन्स, कनेक्टिव टिश्यू और फिब्रस प्रोटीन है। उस फिब्रस प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट नीचे होता है नोसिसेप्टर। ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है टच पेन, जो पेन होता है ना, तो इसी रिसेप्टर के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। जब यहाँ दबाते हो पेन होता है तो
यही रिसेप्टर के थ्रू जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, तब हमें लगता है कि पेन हो रहा है यहाँ, और उसके जस्ट नीचे है स्मूथ मसल। ठीक है, तो जब एंडोथेलियल सेल रप्चर हो जाता है उस कंडीशन में प्लेटलेट्स रिलीज करता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर, और वो वॉन विली ब्रांड फैक्टर यहाँ पे आके अटैच होता है इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो इसी को मैं हाईलाइट करके बनाया हूँ इधर यहाँ, इस वाले कनेक्टिव टिश्यू को मैं यहाँ पे बड़ा फोकस करके दिखाया हूँ, और ये दोनों प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, मेन पर्पस बताने का ये है कि एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अटैच कैसे करता है, क्या उन दोनों के बीच में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलता है जिसकी वजह से क्लॉट बनता है और वो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, जब ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर आके अटैच हो जाता है यहाँ इस कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक, उसके बाद प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स आएगा तो प्लेटलेट्स के पास भी एक स्पेशल रिसेप्टर है, इस प्लेटलेट्स के पास एक स्पेशल रिसेप्टर है, हर प्लेटलेट्स के पास होता है, और इस प्लेटलेट्स के पास भी एक स्पेशल रिसेप्टर है। इस वाले को तो हम बोल दिए वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ठीक, इसको हम बोल दिए वॉन विली ब्रांड फैक्टर। इस प्लेटलेट्स जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ आके अटैच करता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। जो प्लेटलेट्स जब वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ आके बाइंड करेगा तो जिस रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर। ठीक है, और जब प्लेटलेट्स किसी नॉन प्लेटलेट से बाइंड करता है तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट एडहियर, और जब प्लेटलेट प्लेटलेट से बाइंड करेगा तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक, यहाँ पे प्लेटलेट एडहियर हुआ, ये प्लेटलेट्स किसी नॉन प्लेटलेट से बाइंड किया, यानी कि कोलेजन के साथ जो रिसेप्टर जुड़ा हुआ है वॉन विली ब्रांड फैक्टर उसके साथ बाइंड किया। अब देखो यहाँ जब जैसे ये बाइंड करेगा ये सिग्नल भेजेगा अंदर प्लेटलेट्स, और इस सिग्नल भेजेगा अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या है, एक तो अल्फा ग्रेन्यूल्स है, ठीक, और दूसरा क्या है, डेल्टा ग्रेन्यूल्स है। ठीक, और इस ग्रेन्यूल्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर भी प्रोडक्ट है और इसके अंदर भी प्रोडक्ट है ना। जब ये सिग्नल भेजेगा अंदर इसको, तो ये डी ग्रेन्यूल्स एक्टिवेट होंगे और ये रिलीज करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक, तो वो प्रोडक्ट क्या रिलीज करेंगे, देखो पहला जो प्रोडक्ट रिलीज होगा वो होगा कैल्शियम। क्या क्या रिलीज होता है वो देखो, क्या क्या रिलीज होता है, कैल्शियम, और दूसरा रिलीज होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, तीसरा जो लीड प्रोडक्ट होगा वो होगा सेरोटोनिन, ठीक, चौथा जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो क्या है, फाइब्रिनोजन। वेरी गुड। और जो पांचवा प्रोडक्ट रिलीज होगा फॉस्फेट, फॉस्फेट कह लो, और प्रोडक्ट रिलीज होते हैं इसको बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक, अब देखो यहां पे देख लो इसका फंक्शन क्या है। ठीक, ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ है, ये कैल्शियम इन सारे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कराएगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, एक एक लाइन सुन लो। और जो दूसरा एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये प्लेटलेट एग्रीगेटर है। ये जो बगल से जितने भी प्लेटलेट ब्लड सर्कुलेशन से ऐसे गुजर रहे होंगे ना, उन सारे प्लेटलेट्स को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बुलाएगा अपनी तरफ। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेटर है। बात समझ में आ रही है? तीसरा जो प्रोडक्ट है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे रप्चर्ड हो गया है ये, अब यहाँ पे हमें पुल बनाना है। इस पुल बनाने के लिए पहले इसके ब्लड फ्लो को स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रोवाइड करता है ये सेरोटोनिन, यानी इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, ताकि ब्लड का फ्लो यहाँ पे बिल्कुल स्लो हो जाए। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तीसरा है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का वर्क ये है कि जब एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ जुड़ते हैं, बाइंड करते हैं, तो उसके जो बाइंड करवाता है एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ, वो फाइब्रिनोजन ही है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ठीक है, और ये लास्ट प्रोडक्ट है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करेगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, वो है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 एडीपी से भी बड़ा प्लेटलेट एग्रीगेटर है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है
वो एडीपी से भी बड़ा प्लेटलेट एग्रीगेटर है। सपोज अगर एडीपी 10 प्लेटलेट को बुला रहा है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 50 प्लेटलेट को बुलाएगा। बात समझ गए ना? इसका बड़ा माउथ है, बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 का फॉर्मेशन है। ठीक, अब ये देखो वर्क कैसे करेंगे। ये जो चीजें रिलीज हुए हैं ये वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां से निकलेगा एडीपी। एडीपी बड़ा प्लेटलेट एग्रीगेटर है, इसका काम है दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाना। ठीक है, तो ये देखो कैसे बुलाता है। एडीपी जाएगा दूसरे प्लेटलेट्स पे बाइंड करेगा। दूसरे प्लेटलेट्स के पास जब एडीपी जाएगा तो वो एडीपी दूसरे प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा जिससे एक स्पेशल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। उस रिसेप्टर को बोलते हैं P2Y12R रिसेप्टर। इस प्लेटलेट्स के ऊपर जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है P2Y12R रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से आके एडीपी बाइंड करेगा। ठीक, एडीपी बाइंड करेगा इस रिसेप्टर से। अब ये एक्टिवेट हो गया रिसेप्टर। अब ये सिग्नल भेजेगा यहाँ। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पास कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा होता है। ठीक, तो ये P2Y12R रिसेप्टर जानते हो क्या करेगा? ये इस दूसरे प्लेटलेट्स के अंदर जितने भी कैल्शियम है उस कैल्शियम को एक्टिवेट कराएगा ये। ठीक, अब ये कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी चीजों में। अब देखो इस कैल्शियम का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन इस कैल्शियम का है, ये कैल्शियम जाएगा, पहला फंक्शन, ये कैल्शियम, फिर इसके अंदर अल्फा ग्रेन्यूल्स है इस प्लेटलेट्स के अंदर, इसके अंदर भी डेल्टा ग्रेन्यूल्स है। ठीक, इस दोनों ग्रेन्यूल्स को डीग्रेनुलेशन करेगा ये कैल्शियम, एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद इससे भी रिलीज करवाएगा वही प्रोडक्ट। इससे क्या रिलीज करवा रहा है? एक तो पहले कैल्शियम खुद रिलीज करवाएगा, जितने प्रोडक्ट यहाँ रिलीज हुए हैं वही प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होंगे, क्योंकि ये कैल्शियम आके इसको एक्टिवेट किया और इसने इस अल्फा और डेंस ग्रेन्यूल्स ने कैल्शियम प्लस एडीपी और प्लस सेरोटोनिन प्लस फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट को रिलीज करेगा। ठीक, तो अब देखो दूसरा फंक्शन इसका क्या है इस कैल्शियम का। पहला फंक्शन फिर दोबारा इसको एक्टिवेट करके इस ग्रेन्यूल्स को ये सारे प्रोडक्ट को रिलीज करवाया। ठीक, तो एडीपी और सेरोटोनिन जाएंगे और सारे वैसोकंस्ट्रिक्टर करवाएंगे और सारे प्लेटलेट्स के पास जाएंगे। अब इस प्लेटलेट्स के अंदर और क्या होता है कि दूसरा फंक्शन जो इसका ये है, ये आता है सेल मेम्ब्रेन के पास। ठीक, दूसरा इसका फंक्शन इस कैल्शियम का देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है हर एक चीज में बॉडी में। ये कैल्शियम आएगा और सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा, और सेल मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल और रिसेप्टर होता है जो हर प्लेटलेट्स के ऊपर रहता है। ये दोनों सेम रिसेप्टर हैं, ये भी रिसेप्टर और ये भी रिसेप्टर, दोनों सेम है। ठीक, तो ये कैल्शियम आएगा और इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। ठीक, इस रिसेप्टर को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B या 3A, इस रिसेप्टर का नाम है। ठीक, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कराएगा। ठीक, तो इस रिसेप्टर को जब एक्टिवेट कराएगा तो ये फाइब्रिनोजन है, वो फाइब्रिनोजन यहां से आएगा। ठीक, और दोनों ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए के बीच में ये बाइंड करेगा। ठीक, जो इसके बीच में ये बाइंड किया प्रोडक्ट इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं? यानी कि जब एक प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट से बाइंड किया है बच्चे, ठीक है, बाइंड किया है ना, जब बाइंड किया है तो उसके बीच में जो बाइंड करने के जो बीच में जो प्रोडक्ट लगा है, केमिकल्स यूज हुआ है, वो है फाइब्रिनोजन। जैसे दो ईंट को अगर जोड़ोगे तो बीच में मसाले की जरूरत पड़ती है ना, ठीक, सेम वैसे ही ये दोनों ब्रिक हैं और दोनों ब्रिक में जो मसाले का काम किया है वो है फाइब्रिनोजन। ठीक, तो हम समझ गए कि इस प्लेटलेट्स के अंदर से जो कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम का क्या फंक्शन है। ठीक है, दूसरा एडीपी का क्या फंक्शन है, तीसरा सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर करवाता है,
और चौथा फाइब्रिनोजन जो रिलीज हुआ था वो फाइब्रिनोजन यहाँ आने लगता है। ठीक है, तो बिना फाइब्रिनोजन के एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से जुड़ेंगे नहीं, और ये फाइब्रिनोजन खुद प्लेटलेट से रिलीज करता है एक दूसरे को जोड़ने के लिए। ठीक, चौथा फंक्शन देखो बच्चे, यहाँ पे जब यहाँ पे रप्चर हो गया है तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स की जरूरत है, और बिल्कुल छोटे साइज में प्लेटलेट्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटे साइज में, यानी मिलियन प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो मिलियंस ऑफ मिलियन प्लेटलेट्स को बुलाने के लिए दो ही चीजें हमारे पास प्लेटलेट्स को बुलाने के लिए, एक तो एडीपी और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 बिग प्लेटलेट एग्रीगेटर है, तो इसको एक्स्ट्रा फोर्स करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा बनाए प्लेटलेट्स हमारा, ताकि और थ्रोम्बोक्सिन A2 निकाला जाए। तो कैल्शियम क्या करता है, यही कैल्शियम का तीसरा फंक्शन देखो, तीसरा फंक्शन इस कैल्शियम का, कैल्शियम क्या करता है, एक स्पेशल एंजाइम यहाँ है, ये वो एंजाइम है, इस एंजाइम को बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। ठीक, ये फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को ये कैल्शियम एक्टिवेट करेगा, ट्रिगर करेगा, हिट करेगा। ठीक, और फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है इसका पूरा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स, उस लिपिड्स पे ये फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करेगा। फॉस्फोलाइपेज का मतलब ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ये फॉस्फोलाइपेज A2 इस मेम्ब्रेन के जो अंदर लिपिड्स हैं उस लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद ये जो ब्रेक डाउन लिपिड्स होंगे, उस ब्रेक डाउन लिपिड्स को बोला जाता है अरेकनाइड एसिड। वो जो ब्रेकडाउन लिपिड्स होंगे वो अरेकनाइड एसिड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है ना। अब अरेकनाइड एसिड के ऊपर एक स्पेशल और एंजाइम आके एक्ट करेगा, उस एंजाइम को बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इस अरेकनाइड एसिड को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बोक्सिन A2 में। थ्रोम्बोक्सिन A2, सॉरी। ठीक, अब कैल्शियम का क्या है, तीसरा फंक्शन जो कैल्शियम का है, ये और थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाता है। यानी जब और थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेंगे तो और सारे प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करके बुलाए गए। ठीक है, और ढेर सारे जब प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करके बुलाए गए यहाँ पे प्रॉपर एक पुल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, एक मैकेनिज्म है। अब ये बताओ, जब यहाँ पे प्रॉपर जब पुल बन जाता है, हाँ ठीक है, प्रॉपर जब एक पुल का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जानी चाहिए। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट कौन किया है, कैल्शियम। अगर कैल्शियम को हम इनहिबिट करा दें, कैल्शियम लेवल को अगर इनहिबिट करा दें तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और ये प्रोसेस सारा स्टॉप हो जाएगा, और प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं करेंगे। ठीक, तो उसके बीच में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, नहीं देखो, जब ये थ्रोम्बोक्सिन A2, देखो एक चीज और बताता हूँ, थ्रोम्बोक्सिन A2 जब बनता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 बन के बाहर निकला तो ये बिग प्लेटलेट एग्रीगेटर है। ठीक है, ये बिग प्लेटलेट एग्रीगेटर है। थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ से उठ के आएगा, दोबारा प्लेटलेट से ही कहेगा, क्या कहेगा, देखो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो बन के आएगा ये एक स्पेशल रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ठीक, इस रिसेप्टर को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। प्लेटलेट्स के ऊपर एक और रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे दोबारा एक्ट करेगा थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 अगर प्लेटलेट्स पे एक्ट करता है, पहले तो मैंने ये बताया यहाँ पे एडीपी कैसे एक्ट करता है, इस रिसेप्टर के थ्रू। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 भी तो प्लेटलेट एग्रीगेटर है ना, तो उसका भी तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। तो थ्रोम्बोक्सिन उठ के जाता है दूसरे प्लेटलेट्स के पास, और उस प्लेटलेट्स के एक स्पेशल रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद ये एक्टिवेट होगा और ये और कैल्शियम लेवल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और कैल्शियम लेवल को डिपॉजिट एक्टिवेट करेगा, और कैल्शियम लेवल बढ़ेंगे तो और सारा ये फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, तो और प्लेटलेट सेग्रीगेशन